दोस्तों, दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी थीं और उन्हीं लाइनों में एक 28 साल की महिला अपना पर्चा बनवाने के लिए खड़ी थी। तभी उसके कानों में पुरुषों की लाइन में से किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आती है। वो आवाज उसको जानी पहचानी लग रही थी। वो उस आवाज की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका वो पति जिससे वो 4 सालों से अलग रह रही थी, वो किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आया हुआ था। दोस्तों, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बार बार उठ जा रहा था, बैठ जा रहा था। दोस्तों, उसको देखते हैरान रह जाती है। ऐसे लग रहा था कि वो 4 साल बाद नहीं, उसको 40 साल बाद देख रही है। दोस्तों, उसके पास जाती है, उसको संभालती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी है। दोस्तों, वो उसको अपने पूर्व पत्नी को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और बोलता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि एक बार तुमसे मिल लूं, तुमसे माफी मांग लूं। दोस्तों, उसके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ उन दोनों को देखती है। दोस्तों, वो महिला संकोच में आ जाती है, उसको संभालती है और अस्पताल के बाहर एक कंपाउंड में जाकर एक खाली पड़े बेंच पर बिठा देती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी है, तुम्हारी तो एक परियों जैसी बीवी थी, वो कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। दोस्तों, वो व्यक्ति उससे रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताता है। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम योगेश होता है और उस 28 साल की महिला का नाम अंजू होता है। दोस्तों, अंजू उसको बेंच पर बिठाकर ऊपर नीचे निहारने लगती है और ख्यालों में खो जाती है। दोस्तों, उस दिन से ठीक 4 साल पहले की बात है। योगेश एक जहर की शीशी लाता है, अंजू के हाथों पर रख देता और कहता है कि ये लो, मुझे पिला दो। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं तो तुम अपने हाथों से ही मुझे मार दो। दोस्तों, अंजू कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो योगेश कहता है कि हाँ, मुझे पागल ही समझो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकता। दोस्तों, 2 साल पहले अंजू और योगेश की शादी हुई थी, लेकिन अब वो किसी और से प्यार करने लगा था और उससे शादी करने के लिए अंजू से तलाक मांग रहा था। लेकिन अंजू उसको छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि अंजू भी उसे बहुत प्यार करती थी। अंजू और योगेश की लव मैरिज शादी हुई थी तो अंजू उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो मरने की धमकी देता है तो अंजू उससे कहती है कि आज तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो, कल को कोई और मिल जाएगा तो उसको भी छोड़ दोगे। तो योगेश कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मधु के साथ ही जीऊंगा, मधु के साथ ही मरूंगा। वो कहती है कि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो कहता है कि सूरज पूरब से पश्चिम निकल सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ सकती, वो मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों, जब बात इस हद तक बढ़ गई थी, अंजू के सामने कोई चारा नहीं था। वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, लेकिन मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में भी कभी नहीं आऊंगी। मैं कहीं अलग ही रहूंगी, अपना कमरा लेकर कहीं जॉब वगैरह कर लूंगी, अपना गुजारा करूंगी, तुम्हें जो मर्जी तुम करो, जान देने की जरूरत नहीं है। योगेश कहता है कि तुम काम करो या ना करो, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए महीने दिया करूंगा। दोस्तों, दरियागंज में उसका मकान रहता है और चांदनी चौक में 40,000 रुपए महीने पर वो जॉब करता था। अब दोस्तों, अंजू उस घर से निकल गई और बदरपुर में उसकी माँ रहती थी, उसके पिताजी रहते थे, अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन वहां पर लोग हमेशा यही पूछते थे, क्या हुआ, मायके नहीं जा रही हो, हमने सुना है पति से झगड़ा हुआ है, हमने सुना है पति किसी और के साथ रह रहा है। तो इन सब बातों से परेशान होकर वो अपने माँ से भी अलग सरिता विहार में एक जॉब करती थी और वहीं पर कमरा लेकर वो रहने लगती है। दोस्तों, इधर योगेश जो है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही हसीन, उसके साथ अपने घर में दरियागंज में रहने लगता है खुशी खुशी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी करनी ऐसी थी कि वो योगेश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसके सैलरी को अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा अपने पत्नी को ना दे दे। तो इसलिए जो है वो उसे 1 पैसे भी नहीं देती थी और उसके इसी करनी को देखकर
जो योगेश की माँ होती है, दोस्तों एक तो उम्र दराज महिला थी और ऊपर से उनकी अच्छी बहू उस घर से निकल गई थी और ये आ गई थी घर में, तो दोस्तों उसी सदमे से वो उबर नहीं पाती हैं और 2 साल के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों मधु जो है योगेश की सारी सैलरी ले लेती थी, सारा पार्टी सार्टी में उड़ा देती थी, कभी अपने भाई को, माँ को, बहन को, सारे लोगों को बुला के पार्टी करती थी, दिन भर इधर उधर बातें करती थी। लेकिन योगेश था, पछता तो रहा था लेकिन करता तो क्या करता। एक दिन मधु ने उससे कहा कि ये जो घर है बहुत ही मनहूस है, बहुत ही पुराना है, इसको बेच दो और चलो कहीं फ्लैट लेकर रहते हैं। अब दोस्तों योगेश जो है अपना वो घर 1.5 करोड़ रुपए में बेच देता है और रोहिणी में एक फ्लैट देख लेता है। जब लेने की बारी आती है तो मधु कहती है कि जो फ्लैट है वो तुम मेरे नाम लिखवाओ। दोस्तों जब ये बात वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि फ्लैट तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम हो एक ही बात है, लेकिन मेरे बाप दादों की जमीन थी, एक तो मैंने बेच दी है, अगर मैं अपने नाम ले लूंगा तो उनके आत्मा को कष्ट नहीं होगा। इस पर मधु कहती है कि तुम्हें मरे हुए बाप दादों की चिंता है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं है। अब दोस्तों उन्हीं 1.5 करोड़ रुपयों के लिए वो योगेश के पीछे पड़ गई, उसका जीना हराम कर दिया उसने। जब काफी मशक्कत हुई, जब वो जान गई कि फ्लैट मेरे नाम ये नहीं लेगा, तो उसने कहा चलो ठीक है, मुझे आधा पैसे दे दो, तुम अपना अलग ले लो, मैं अपना अलग ले लेती हूँ। दोस्तों उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगी और एक दिन उसने कहा कि मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, नहीं तो तुम मुझे आधा पैसा दे दो। मधु जो है उसके सामने मरने की धमकी दे रही थी। दोस्तों हार मानकर वो 50 लाख रुपया उसको दे देता है, उसके खाते में ट्रांसफर करवा देता है। दोस्तों मधु 50 लाख रुपए ले लेती है, योगेश 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ले लेता है और उसके बाद फिर दोनों उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। लेकिन अभी भी उसका सैलरी ले लेती थी, अपने मायके वालों पर खर्च करती थी। तो एक दिन तंग आकर उसने जो है नौकरी ही छोड़ दी। उसने बोला न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। अब दोस्तों उसका घर बिक गया, उसने नौकरी छोड़ दिया, उसकी माँ चली गई, उसकी एक अच्छी बीवी थी, उसको उसने घर से निकाल दिया। तो काफी डिप्रेशन में आ गया, काफी टेंशन में रहने लगा और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए दोस्तों वो नशा करने लगा, सिगरेट वगैरह पीने लगा और हद से ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से दोस्तों बीमार हो गया, उसको टीबी हो गई। जब उसको बीमारी हो गई तो एक दिन मधु के साथ वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि टीबी की बीमारी है, लेकिन सावधान रहना, अगर कोई और साथ में रह रहा है तो उससे जरा दूर ही रहना, उसको भी हो सकता है। अब दोस्तों जब मधु ये बात सुनती है तो योगेश को फ्लैट में घुसने ही नहीं देती। दोस्तों उसके लिए एक अलग कमरा ले देती है और कहती है तुम उस कमरे में रहोगे। दोस्तों योगेश की हालत खराब थी, वो कोई विरोध करने की स्थिति में था नहीं, क्योंकि उससे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मधु जो है उसके लिए कमरा ले देती है और उसी कमरे पर उसको रख देती है। एक होटल से सुबह शाम टिफिन लगवा देती है, खाना आता है और वहीं पर वो खाकर गुजारा करने लगता है। लेकिन वो और टेंशन में आ जाता है, वो टाइम से दवा नहीं खाता। मधु कभी कभार उसको फोन कर लेती ये जानने के लिए कि मर गया या जी रहा है। दोस्तों एक दिन वो मधु को बुलाता है और कहता है कि इतनी भयंकर बीमारी मुझे नहीं है, तुमने मुझे लावारिस छोड़ दिया है, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे जिलाना नहीं मारना चाहती है, तुझे दौलत चाहिए था, उसी दौलत के लिए तूने मुझे अपने जाल में फंसाया। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं चल के अपने घर में रहूंगा। दोस्तों वो कहती है कि घर में आने की जरूरत नहीं है, अगर घर में आओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो बोलता है जो मर्जी, मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो, मेरे घर को भी छोड़ दो, मैं चल के अपने घर पे ही रहूंगा। दोस्तों जबरदस्ती जाता है, अपने फ्लैट में घुस जाता है और उसके बाद वहीं रहने लगता है। लेकिन जो मधु थी न उसे खाना देती है, न उससे कोई मतलब रखती है, बल्कि वो अपने माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उसी फ्लैट में इसकी तबीयत खराब रहती थी, एक कोने में पड़ा रहता था और वो धमा चौकड़ी मचाते रहते थे, क्योंकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी थी ही नहीं। दोस्तों उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसीलिए अपना इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल से मुफ्त में करवा रहा था। आता था जाता था, अकेले उसके साथ कोई नहीं जाता था। तो उस दिन भी वो अकेला आया हुआ था और जहां पर उसकी मुलाकात अंजू से होती है। दोस्तों अंजू को पूरी कहानी बताने के बाद वो रोने लगता है।
अंजू की भी आंखें भर आती हैं। फिर वो अंजू से पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, तुम यहाँ पर किसको दिखाने आई हो। तो दोस्तों कहती है ठीक है, अपना पर्चा मुझे दो, नंबर आ गया होगा, जाके उस पर डेट डलवा के आती हूँ। दोस्तों योगेश का नंबर ले लेती है, वहाँ पर जाती है, 5-10 मिनट खड़ी रहती है, नंबर डल जाता है और उसके बाद वापस आती है तो उसके साथ में एक नन्ही सी बच्ची रहती है। जब वो सामने आती है योगेश कहता है कि ये कौन है, तो कहती है कि ये हमारी बेटी है। तुमसे अलग होने के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो ये हमारी बच्ची है। अगर ये नहीं होती तो तुम जहर की शीशी जो दिए थे आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको पी के अब तक मर चुकी होती। दोस्तों वो रोने लगता है उस बच्ची को देखकर, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको खींचकर अपने सीने से चिपका लेता है और बोलता है मैं इतना अभागा बाप हूँ, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मैं आज देख रहा हूँ। उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसको बीमारी है, उससे दूर कर देता है और बोलता है कि मैं कितना अभागा हूँ, अपने बच्चे का एक किस भी नहीं ले सकता। फिर वो अंजू से कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं। तो अंजू कहती है कि तुम मेरे पास कभी आए, 10,000 रुपए देने का वादा किए थे, 10 रुपए भी कभी तुम दिए? ये नहीं सोचा मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ, लाके तुमने जहर थमा दिया मुझे कि मुझे पिला दो। ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, ये नहीं सोचा कि तुमसे अलग रहकर मैं कैसे जीऊंगी। अगर मेरे माँ नहीं होते, मेरे बाप नहीं होते, तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। ये मेरे पेट में थी, पैदा हुई तो इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी अस्पताल में मैं 15 दिन बेड पर पड़ी रही और हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। हमेशा यही लगता रहा कि तुम अभी आओगे, अभी आओगे, आ जाओगे, लेकिन तुम दिखाई नहीं दिए। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है, वहीं बैठ जाती है, रोने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी थी, मेरे में क्या कमी थी, मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों वो रोने लगती है, तभी वहां पर 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं अस्पताल है, लगता है कोई भयंकर बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसीलिए शायद ये रो रही है। कोई ढांढस बताता है, बोलता है कि बहन जी चुप हो जाओ, मत रो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्या कर सकती हो, जो करता है वही करता है। अब उन लोगों को क्या पता कि माजरा क्या है। दोस्तों थोड़ी देर बाद अंजू शांत होती है और कहती है कि चलो तुम्हारा नंबर आ गया होगा, चल के तुम्हें दिखा देती हूँ। दोस्तों उसको संभालती है, ले जाती है पहली मंजिल पर, मेडिसिन डिपार्टमेंट में उसको दिखाती है और डॉक्टर देखकर बोलते हैं कि जब तुम्हारी हालत खराब होती है तभी तुम आते हो, तुमसे कहता हूं कि बराबर आया करो। डॉक्टर साहब अंजू से कहते हैं कि बहन जी देखो, इनकी बीमारी अगर बढ़ जाएगी तो इसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बराबर इनको लाया करिए। उन्होंने कहा 15 दिन बाद एक्सरे करके आके दिखा लेना। दोस्तों वहां से निकलते हैं, बाहर जाके दवा लेते हैं दोनों और उसके बाद एक दूसरे का नंबर लेते हैं। योगेश उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो। तो अंजू कहती है कि मैं अपने मम्मी के साथ रहती हूँ। दोस्तों योगेश अपने बेटी और अंजू को छोड़ना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि काश ये मुझे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाए। इस बात को अंजू भी समझ जाती है, कहती है कि देखो मैं अपने मम्मी के साथ रहती हूँ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम संभाल के जाओ, अपना ख्याल रखना, दवा टाइम पर लेना और 15 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है तो फिर मैं कॉल करूंगी तो कॉल उठा लेना और मैं फिर यहाँ पर आऊंगी। दोस्तों उसके बाद योगेश जो है उस बच्ची को एक बार और दुलार करता है। बाद योगेश कहता है कि बिटिया का क्या नाम रखा है, तो उसने बोला योगिता नाम रखा है इसका। तो उसे फिर से प्यार करता है, 50 रुपए देता है और उसके बाद ऑटो में बैठ जाता है और रोते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद अंजू भी वहीं बैठ जाती है, वो भी रोने लगती है। फिर वो भी ऑटो पकड़ के बदरपुर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से सारी कहानी बताती है कि माँ ऐसी ऐसी हालत है, पहचानने में नहीं आ रहे थे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो उसकी माँ कहती है कि फिर क्या सोच रही है। तो अंजू कहती है कि माँ मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या बताऊं, मैं सोच रही हूं कि कहीं कमरा ले लूं और वहीं पर फोन करके बुला लूं, वरना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक भी होंगे। दोस्तों उसकी माँ कहती है कि देख जैसा समझ, तेरे जो समझ में आए। दोस्तों तभी योगेश फोन कर देता है कि मैं पहुंच गया हूं और तुम लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे।
तो उसने कहा हाँ मैं पहुंच गई हूँ। उसने बोला योगिता कैसी है? उसने बोला ठीक है, योगिता कैसी रहेगी, जैसे रहती है वैसे है। फिर योगेश ने कहा कि तुम किसको दिखाने आई थी? तो उसने बोला कुछ नहीं, बस योगिता को टीका लगवाने आई थी, लेकिन अगले हफ्ते लगवा दूंगी, अब की बार जब आओगे 15 दिन बाद तब लगवा दूंगी। दोस्तों उसके बाद अंजू और उसकी माँ जाते हैं कालका जी में एक कमरा ढूंढते हैं और अगले दिन योगेश को फोन करती है कि एक काम करो, मैंने कमरा ले लिया है, तुम वहां पर आ सकते हो तो आ जाओ। अब दोस्तों इतना सुनते ही योगेश जो है वो अपना दवा लेता है और फ्लैट से निकल जाता है। मधु उसके परिवार वाले ये भी नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो। दोस्तों उसके बाद वहाँ से वो आता है कालका जी जहाँ वो रूम ली होती है, उस कमरे पर आता है। उसकी माँ भी वहीं पर रहती है अंजू की। जब उन सबको देखता है, कमरे में घुसता है, तो ऐसे लगता है कि उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। दोस्तों वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। 2-4 महीने मधु फोन भी नहीं करती कि तुम कहाँ पर हो। ऊपर से वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की सोच रही थी। उसने सोचा कहीं मर गया, कहीं खप गया। दोस्तों इतनी मक्कार वो थी, जितनी खूबसूरत उतनी ही मक्कार थी। दोस्तों उसका काम ही यही था। वो नागलोई में रहती थी, उसी कंपनी में वो काम करती थी और किसी को भी अपना दीवाना बना लेती थी। और योगेश का भी यही हाल था। एक हिसाब से वो उसका शिकार हो चुका था। तो योगिता अपने नानी के पास रहती थी। अंजू और योगेश उसी कमरे पर रहने लगते हैं। 4-6 महीने में पूरी तरीके से योगेश ठीक हो जाता है। दोस्तों उसके बाद एक दिन योगेश, अंजू, उसकी माँ और 2-4 लोग और जाते हैं उस फ्लैट पर रोहिणी पे, जहां पर वो लोग मधु और उसके परिवार वाले रह रहे थे। जब ये लोग जाते हैं और उनसे मिलते हैं, दोस्तों मधु जो है वो बिना किसी विरोध के निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे जितना लूटना था मैं तो लूट ही चुकी हूँ। दोस्तों वो किसी और के तलाश में निकल जाती है। उसके बाद ये तीनों लोग वहां पर रहने लगते हैं। उसके दवा का कोर्स कंप्लीट होता है। योगेश पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर से वो उसी कंपनी में काम करने लगता है जहां पर वो 40,000 रुपये महीने पे काम कर रहा था। दोस्तों 2012 में इनकी शादी हुई थी, 2014 में अलग हुए थे और 2019 में फिर एक बार दोनों मिलते हैं और तब से लेकर आज तक ये दोनों एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योगेश फिर से उसी कंपनी में काम कर रहा है। अंजू जो है घर संभालती है, बच्चे संभालती है, क्योंकि इस बीच उसको एक बेटा भी हुआ है। दोस्तों ये रही अंजू और योगेश की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।